आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की नई यूनिट फोर्थ, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस। अनुदेश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना। थ्योरी 2.4.01 लेसन प्लान। पाठ योजना। एक पाठ की योजना कैसे बनाया जाए जिससे हम लर्नर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ। इसमें पहला है इंट्रोडक्शन। लेसन प्लान इज अ गाइडेंस प्लान और अ की फॉर द इंस्ट्रक्टर। लेसन प्लान एक गाइडेंस यानी कि दिशा निर्देशक या फिर मार्गदर्शक की तरह काम करता है, या फिर यह आपके लिए एक चाबी की तरह काम करता है जिससे आपको पता रहता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है जिसको आपको पढ़ाना है, और उसके अंदर के लेसन क्या हैं, उस लेसन के टॉपिक क्या हैं, उसमें की पॉइंट क्या हैं, जिससे आप क्लास में अपने स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ। जब आप लोग ITI NSTI या फिर किसी और स्किल इंस्टीट्यूट में एक इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे और आपको अपनी पहली क्लास लेनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? जब आप लोग अपनी पहली क्लास लेने जाएंगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी कि आप इंस्ट्रक्टर बन गए और आपको अपनी पहली क्लास लेनी है, लेकिन साथ में आपको एक टेंशन भी रहेगी, आपके अंदर की हेजिटेशन भी रहेगी, आपके अंदर हल्की सी एक घबराहट रहेगी जो आपके पढ़ाने की प्रक्रिया में एक समस्या पैदा कर देगी। और इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए और लेसन को क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है, एक योजना की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं। क्योंकि अगर आप एक क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो पूरी बुक से तो पढ़ाएंगे नहीं, पूरी बुक से पढ़ाएंगे तो वह एक स्टोरी, एक कहानी टाइप लगने लगेंगी, और इससे आपका और लर्नर्स का या फिर स्टूडेंट का समय काफ़ी व्यर्थ हो जाएगा। और एक क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो टाइमिंग में आप अपना सब्जेक्ट या फिर आप अपना लेसन पूरा नहीं कर पाएंगे, और आपके स्टूडेंट्स के मन में एक अलग ही नेगेटिविटी पैदा होने लगेगी। उनको लगेगा यार ये तो टीचर बुक से पढ़ के पढ़ाते हैं, पूरी कहानी जैसे पढ़ा दे रहे हैं, इससे अच्छा तो हम खुद ही पढ़ लेते। और ये रियलिटी है, ऐसा होता ही है। और आपको भी जो मेन चीज़ पढ़ानी है उस पढ़ाई से आप भटक जाएंगे, उस रास्ते से भटक जाएंगे, आप अपने लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और एक स्टूडेंट अच्छे से सीख नहीं पाएगा, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। या फिर अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप घर से पढ़ के जाएंगे, घर से याद करके जाएंगे, उसको समझ के जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्लास में पहुंचेंगे आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और लर्नर्स जब धीरे धीरे उसको चीज़ को सीखने लगेगा तो उसके मन में बीच बीच में नए नए विचार आने लगेंगे, नए नए क्वेश्चन आने लगेंगे, और वह आपसे बीच में ही वह क्वेश्चन करने लग जाएंगे। अब एक क्लास में 40 की स्ट्रेंथ रहती है, उससे ऊपर भी स्टूडेंट्स रहते हैं, 60 भी रहते हैं, 70 भी रहते हैं। जब इतने सारे लोग आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपका मन भटक जाएगा, आप जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जो आप याद करके आए हैं, जो आपको पढ़ाना था क्लास में, वह स्टेप ही आप भूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन से हम जो चीज़ याद किए रहते हैं उसमें से अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो हमें आगे की चीज़ याद नहीं आ पाती है, उसके लिए हमें वापस पिछला याद करना पड़ता है। तो ऐसे में एक लेसन प्लान जो आप मेन पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव जो लिख के आएंगे, जब आप लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमें कौन सा अगला पॉइंट पढ़ाना था, पिछला हमने क्या पढ़ा दिया, और मेन उद्देश्य, मेन जो लक्ष्य है पढ़ाने का, उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यह लेसन प्लान इसी तरीके से हमारी मदद करता है क्लास को कंट्रोल करने के लिए, एक क्लास में स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर रहते हैं वह पढ़ाने के लिए अपने साथ कुछ नोट्स लिख के आते हैं, मॉडल अपने साथ लेके आते हैं, अपने साथ चार्ट लेके आते हैं, ताकि वह एक कम से कम समय में जो पढ़ाने का समय तय किया गया है उसमें अच्छे से अच्छी तरीके से सिखा पाएँ, अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो यह सब लेसन प्लान कहलाता है, प्रिपरेशन, तैयारियां कहलाती हैं एक पढ़ाने के लिए। आपने जो एक क्लास में उस दिन का जो लेसन तय किया है, जो पाठ तय किया है, उस पाठ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक की तरह काम करता है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। और यह टीचर और लर्नर्स दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक ही गोल रहता है कि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से सीख सके, अच्छी तरीके से जानकारी ले सके। इसके बाद है अगला पॉइंट, इट इज़ लाइक अ रोड मैप ऑन अ जर्नी टू रीच अ डेस्टिनेशन। यह एक रोड मैप की तरह कार्य करता है। जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आप गूगल मैप खोलते हैं, उसमें आप उस जगह को देखते हैं जहां से आपको जाना रहता है, जिस जगह पे आपको जाना रहता है, या फिर आप अपना एक सरल रास्ता चूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको वैष्णो देवी टेम्पल जाना है तो आप मैप में जम्मू कश्मीर ढूंढेंगे, उसके बाद कटरा ढूंढेंगे, उसके बाद
आप वैष्णो देवी टेम्पल का रास्ता ढूंढेंगे। आप पूरे भारत का नक्शा नहीं घूमेंगे, नहीं तो फिर आप अपना रास्ता भटक जाएंगे। उसी प्रकार यह लेसन प्लान भी एक रोड मैप की तरह ही काम करता है, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के सहारे एक लेसन को पढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करते हैं। आगे है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड मेक टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस सिंपल एंड इफ़ेक्टिव। यह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है, और जो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में या फिर जो लर्निंग प्रोसेस सिखा रहे हैं उसको सिंपल बनाता है और इफ़ेक्टिव बनाता है। क्योंकि जब आप पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अपनी एक क्लास को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे, और लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोसेस बना पाएंगे। इसके बाद है लेसन। लेसन इज़ अ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच लर्नर्स आर टॉट अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें बताया जा रहा है कि लेसन पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एक छोटा सा भाग है जिसको हमें दिए गए समय पे पढ़ाकर पूरा करना पड़ता है। इट इज़ a smallest part of a unit of instruction prepared after analyzing the syllabus। यह एक यूनिट का सबसे छोटा भाग है और इसे सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा हम क्लास में इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ लेसन शुड नॉट बी टू मच और टू लेस फॉर अ सिंगल सिटिंग क्लास। जब आप कोई एक क्लास लेते हैं तो उस क्लास में जो आपका लेसन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्लास ऐसे में डिस्टर्ब होने लगती है, लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह थकने लग जाते हैं। और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेसन काफ़ी छोटा रहेगा तो फिर आप पूरी डिटेल में उसको समझा नहीं पाएंगे, एक लर्नर्स को उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो सिलेबस एनालिसिस के द्वारा एक यूनिट में से निकाले गए लेसन का जब क्लास में पढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जाती है, एक प्लान तैयार किया जाता है, तो उसको बोला जाता है लेसन प्लान। लेसन प्लान इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल लेसन दैट अ टीचर प्लान्स टू टीच ऑन अ शेड्यूल डे। लेसन प्लान आपके लेसन या टॉपिक का एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है जिसे आपको एक दिन में पढ़ाने के लिए तैयार करना पड़ता है। इसमें आगे एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिनका नाम है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। 1776 टू 1841। यह एक जर्मन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशन रिफॉर्मर थे। ही सेड दैट अ गुड टीचर मस्ट प्लान एंड प्रिपेयर वेल बिफोर टीचिंग। एक अच्छा टीचर वही है जो पढ़ाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और पढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लान तैयार कर ले, एक अच्छी योजना बना ले। आगे इन्होंने लेसन प्लान के लिए 5 स्टेप बताए। हर्बर्ट्स मेथड ऑफ लेसन प्लान कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। इसमें पहला है प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, फोर्थ है जनरलाइजेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से जान पाएंगे। इसके बाद है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान और 4 स्टेप मेथड। इस 4 स्टेप मेथड में जो पहला है वह है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। प्रिपरेशन इंक्लूड्स बोथ इंस्ट्रक्टर्स प्रिपरेशन एज वेल एज द लर्नर्स प्रिपरेशन। मतलब जो तैयारी की जाती है वह इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर के लिए भी की जाती है और साथ ही साथ एक लर्नर्स के लिए भी की जाती है, ताकि एक इंस्ट्रक्टर क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा पाए और लर्नर्स को अच्छी तरीके से सीखने में मदद मिल सके। इसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक की तैयारी। इसमें एक इंस्ट्रक्टर को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है हम एक लेसन प्लान के द्वारा समझेंगे। यह एक लेसन प्लान है जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रिपरेशन। तो इस प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले हमें टाइटल सेलेक्ट करना पड़ता है। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो अच्छी तरीके से समझ में आए। फिर इस प्रिपरेशन में टाइटल के बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 4 पार्ट होते हैं जिसमें आपको उद्देश्य लिखना पड़ता है अपने लेसन का। इसके बाद आता है टीचिंग एड। टीचिंग एड के बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रिव्यू और मोटिवेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था अपना प्रिपरेशन था, तो इसी प्रिपरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। उसको सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ता है, उसको अपना टाइटल सेलेक्ट करना पड़ता है, एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखने पड़ते हैं, टीचिंग एड सेलेक्ट करना पड़ता है जैसे वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड,
मार्कर, डस्टर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर इत्यादि। उसके बाद एक इंस्ट्रक्टर को बी पॉइंट फॉलो करना पड़ता है, अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम एंड वर्क प्लेस, कि एक जो लर्नर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, वह कहाँ बैठेंगे, और जो उनका जो प्रैक्टिकल होगा, वर्क प्लेस होगा या वर्कशॉप होगी, वो कहाँ होगी और कैसी होगी। उस तो इसी प्रकार हमें क्लासरूम और वर्क प्लेस का एक निश्चित स्थान बनाना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लेआउट। लेआउट में हम क्लास का एक स्ट्रक्चर तय करते हैं कि बैठने की संख्या कितनी होगी, सीटिंग क्लास कैसी होगी, एसी वगैरह कहाँ लगे होंगे, पंखे कहाँ लगे होंगे, लाइटिंग कैसी होगी। यह सब पूरी चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है, उनका वेंटिलेशन कहाँ होगा। यह सभी चीज़ों की जांच करके एक क्लासरूम का लेआउट तैयार किया जाता है। फिर वहाँ वर्कशॉप लैब का फिर लेआउट तैयार किया जाता है कि वर्कशॉप में चलने के लिए स्पेस कितना होगा, मशीनें कहाँ रखी होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चलते चलते लोग किसी मशीन में भिड़ जाएं, उनको चोट लग जाए। तो हर एक चीज़ का एक लेआउट तैयार करना पड़ता है ताकि क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा जा सके और वर्कशॉप में अच्छे से कार्य किया जा सके। तो इसी प्रकार लेआउट या नक्शा क्लास को अच्छी तरीके से चलाने के लिए मदद करता है। इसके बाद प्रिपरेशन में आ जाती है इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स की, यानी कि उपकरण और सामग्री की तैयारियाँ। इसमें जब लर्नर्स को सिखाना पड़ता है या उनको ट्रेनिंग या फिर स्किल प्रोवाइड करानी पड़ती है तो हमें कई सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तार की ज़रूरत पड़ती है, डायोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैकेनिकल ट्रेडों के लिए आयरन हो गया, आयरन को एक बार यूज़ करते हैं या फिर आयरन शीट को यूज़ करते हैं तो वह एक कंज्यूमेबल मटेरियल के रूप में काम में आती है। इसी प्रकार और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टूल्स, इक्विपमेंट, और जो प्रैक्टिकल के लिए हमें मटेरियल चाहिए। अगर वह मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो फिर अपने इंस्टीट्यूट में बोल के उसको उपलब्ध करवाना पड़ता है, उसको मंगाना पड़ता है। जैसे वेल्डिंग वालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन सिलेंडर हो गया, इलेक्ट्रोड हो गई, और शीट मेटल हो गए, आयरन मेटल हो गए। इसी प्रकार सारे उपकरण मशीन की सबसे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद एक लर्निंग प्रोसेस और स्किल प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सभी सारी चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होंगी तो एक लर्नर्स का सीखने में मन नहीं लगेगा, उसका कार्य में मन नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण। एक इंस्ट्रक्टर को खुद की सेफ्टी के साथ साथ जो महंगी महंगी मशीन है, इक्विपमेंट हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करें, उनकी सेफ्टी कैसे करें, उनमें लगने वाले टूल्स को कैसे बचा के रखें, कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें। हर एक टूल्स को इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका होता है, उसकी जानकारी प्रोवाइड करें। वर्कशॉप की सेफ्टी के बारे में बताएं, सेफ्टी सिंबल्स एंड साइन के बारे में बताएं, ताकि वह स्वयं की सेफ्टी के साथ साथ एक वर्कशॉप, महंगी महंगी मशीन और बाकी उपकरणों को भी सेफ रख सके। और साथ ही साथ वर्कशॉप में इस्तेमाल की जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट और ऐसे बाकी सभी चीज़ों की सुविधाएं देखनी चाहिए कि मौजूद हैं कि नहीं, और उनको उपलब्ध कराना चाहिए ताकि हर एक स्टूडेंट को यह सेफ्टी मिल सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनी प्रिपरेशन, यानी कि प्रशिक्षु की तैयारी। आपने साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक का वह नियम पढ़ा होगा, तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, जो यह बताता है कि जब तक सीखने वाला पूरी तरीके से तैयार नहीं होता किसी चीज़ को सीखने के लिए, वह नहीं सीख पाएगा। तो इसी प्रकार प्रिपरेशन में हमें पढ़ाने के लिए सारी प्रिपरेशन कर लेने के बाद ट्रेनी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट एक क्लास में आते हैं तो उनको हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। उनको इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहिए, उनके स्किल के बारे में बताना चाहिए, उनके बेसिक नॉलेज क्या था, कितना अच्छा था, आगे उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको पढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए। यह ट्रेनी प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है, तभी वह किसी चीज़ को लर्न करने के लिए तैयार हो पाएंगे। जब उनको किसी चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी तब वह किसी जानकारी को लेने के लिए तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे, और जो क्लास में उनको सिखाया जाएगा वह उस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। और प्रैक्टिकल करते समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, किसी कार्य को करने से वह डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, उनके अंदर का हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रदर्शन। एक इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर लेने के बाद अपने लेसन प्लान को लर्नर्स के सामने, स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। इसमें पहला पॉइंट है प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें यह बताया जा रहा है कि सिलेबस एनालिसिस के द्वारा आपने जो टॉपिक निकाले हैं, अपने टॉपिक चूज़ किए हैं पढ़ाने के लिए,
उनको एक सीक्वेंस में जमाना पड़ता है। इसमें पहले सरल पॉइंट रखने पड़ते हैं, सरल टॉपिक रखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन टॉपिक रखते हैं, जटिल टॉपिक रखते हैं, ताकि वह सरलता से कठिन की ओर जाते हुए अच्छे से समझ सके और लर्नर्स को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम पहले सरल चीज़ें सिखाते हैं उसको, ताकि वो पहले बेसिक नॉलेज ले ले, फिर उसके बाद कठिन चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल लैब में उस कार्य को अच्छे से कर सके। इसको भी हम एक बार लेसन प्लान से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा आपको यहाँ पहले प्रिपरेशन था, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा यहाँ सबसे पहले टॉपिक लिखा गया है। टॉपिक के बाद फिर इन्फॉर्मेशन पॉइंट, जो जो ज़रूरी पॉइंट है सिखाने के लिए वह यहाँ लिख दी जाती हैं। फिर उसके बाद स्पॉट हिंट आता है। स्पॉट हिंट में आपको हिंट के द्वारा कि आपको चार्ट से समझाना है, प्रोजेक्टर से समझाना है, ये आपके लिए है कि किस समय पे कौन सी वस्तु यूज़ करनी है। इसमें आप लिख देते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, उन्हीं सब जानकारी के बारे में इसमें बताई जाती है। तो इसमें पहला है टॉपिक, इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, फिर उसके बाद स्पॉट हिंट। इन सब के बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टीच द लेसन बाय एसोसिएटिंग द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विद द सब्जेक्ट और लेसन विच ऑलरेडी टॉट। इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है वह पिछली इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट होनी चाहिए, पिछली इन्फॉर्मेशन से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि पिछला रिव्यू करने के बाद लर्नर्स को उसके बारे में आगे धीरे धीरे जानकारी दे, ताकि यह पता चले कि लर्नर्स ने कितना सीख लिया है। जैसे मान लीजिए आपका पिछला टॉपिक रहा होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको लर्नर से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे कि उसको कितना पता है। फिर उसको प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, आज का जो लेसन होगा, फिर उसको आपको वह पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है आज के लेसन को और पिछले लेसन को। और अगर मान लीजिए इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट लेसन यू कैन रिलेट द प्रीवियस और बेसिक नॉलेज विच दे हैव। अगर ये आपकी पहली क्लास है, पहला लेसन है, तो आप लर्नर्स की प्रीवियस नॉलेज के बारे में पूछेंगे। उसने क्या किया है, आईटीआई की है या फिर पॉलिटेक्निक किया है, इंजीनियरिंग किया है, उसको कितना आता है, उसको वह टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, वह कौन कौन सी पढ़ाई करके यहाँ आया है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद हम आगे क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो यह सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और कितने ऐसे हैं जो एवरेज है। इसी तरीके से हम क्लास में एक प्लान बना पाएंगे सभी को सिखाने का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट टू एवरीवन। क्लास में पढ़ाते समय हमें हर एक स्टूडेंट से आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ भी बना के रखना चाहिए और सभी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ऐसे में यह लगता है कि एक टीचर उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है और जो पढ़ने वाले छात्र होंगे, होनहार होंगे, उनको ये लगेगा कि एक टीचर हमारे ऊपर इतना ध्यान दे रहा है तो हम भी आगे कुछ सीखें। और जो पीछे बैक बेंचर्स होंगे उनको ये लगे, उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि सर हमको देख रहे हैं, कुछ बोले ना। तो ऐसे आई कांटेक्ट बनाने से हम एक क्लास को कंट्रोल कर पाते हैं अच्छी तरीके से। यह एक किनेस्थेटिक प्रोसेस में आ जाता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन में है यूज़ मॉडल्स एंड विजुअल एड्स इन द अप्रोप्रिएट टाइम, डोंट शो विजुअल एड एट द एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग योर लेक्चर। इसमें जब आप एक क्लास में पढ़ाने जाएंगे, टीचिंग करने जाएंगे, तो उसमें आपको वह सारी ज़रूरी चीज़ें रखनी पड़ेगी जो आपको उस दिन में एक लेसन लेना है। जैसे अगर आपको मॉडल की ज़रूरत पड़ रही है तो मॉडल रख लिए। जैसे जनरेटर आपको पढ़ाना है तो जनरेटर का आप एक मॉडल रख सकते हैं, उसका चार्ट रख सकते हैं। या फिर कोई विजुअल ऐड है, कोई फिल्म है, या छोटी सी कोई वीडियो दिखा सकते हैं। जैसे एनटीपीसी हो गई, उसमें बिजली कैसे जनरेट होती है, वह छोटा सा वीडियो दिखा सकते हैं। उससे वह मोटिवेट भी होगा, उसको सीखने में मदद भी मिलेगी। देख के अगर लर्निंग प्रोसेस है तो लर्निंग प्रोसेस में अपन ने देखा होगा कि देख के सीखने से हमें 75% का ज्ञान मिल पाता है, यानी कि 75%। कोई लर्नर्स किसी चीज़ को देखता है तो वह 75%, और साथ ही साथ उस चीज़ को अगर सुनता है तो वह 13% का ज्ञान ले पाता है। इसीलिए पढ़ाते समय हमें विजुअल एड्स का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इन विजुअल एड्स को, फिल्म को या मॉडल को लेसन के आखिरी में नहीं दिखाना चाहिए, या तो बीच में दिखा दें या इंट्रोडक्शन के बाद दिखा दें। क्योंकि जब क्लास ख़त्म होने लगती है, फिर क्लास ख़त्म हो जाती है, तो लर्नर्स को लगता है हम कितनी जल्दी भागे उठ के, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। अगर बीच में दिखा देंगे तो वह उस चीज़ को सही समय पे सही तरीके से सीख पाएंगे। इसीलिए आखिरी में कोई वीडियो या विजुअल एड्स नहीं दिखाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
मेक इफेक्टिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जब भी आप एक क्लास में जाएं पढ़ाने के लिए तो आप एक अलग पर्सनैलिटी से जाएं, आप एक इफ़ेक्टिव एटीट्यूड लेके जाएं, एक अच्छा बिहेवियर लेके जाएं। जैसे आपने देखा होगा जो एक्टर या एक्ट्रेस रहती हैं उन्हीं को लोग अपना आइडल मानने लगते हैं, उन्हीं के जैसे लोग दिखना चाहते हैं। हेयर स्टाइल से लेकर उनके फैशन तक को लोग अपनाने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या हो रहा है? तो ये एक एक्टर जो एक्ट्रेस हैं वो एक मॉडल की तरह काम कर रहे हैं और लोग उनको देखकर सीख रहे हैं, उनका जो गुण है वो अपने अंदर ले रहे हैं। उसी प्रकार से टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक लर्नर्स उन्हीं को देख के अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है और उन्हीं को देख के सारी चीज़ें सीखता है और उन्हीं की चीज़ अपना भी लेता है। इसीलिए हमारा आचरण और व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वही सारी अच्छी चीज़ें एक लर्नर्स को सिखानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। तैयारी करने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद जो हम चीज़ें प्रेजेंट कर देते हैं, जो लर्नर्स को चीज़ें सिखा देते हैं, फिर उनका उपयोग करना आना चाहिए। जो स्किल सिखाए हैं वह स्किल एक लर्नर्स या फिर ट्रेनी उसको अपने जीवन में उतार पा रहा है कि नहीं, वह उस कार्य को कर पा रहा है कि नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी लेना पड़ता है। और जो स्किल सिखा रहे हैं, जो थ्योरी दे रहे हैं, वह उस थ्योरी के बारे में कितनी जानकारी हासिल कर लिया, इसका भी अनुप्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें पहला पॉइंट है टू गेट फीडबैक अबाउट लर्नर्स दैट हाउ मच दे लर्न लेसन इन अ क्लास। जो चीज़ें हम लर्नर्स को पढ़ाए हैं उसके बारे में हमें फीडबैक लेना चाहिए कि उसने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं और उसको क्या क्या चीज़ें सीखना है, सीखने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी के साथ उसको पढ़ाया जाए कि वो अच्छे से सीख सके। इसके लिए हमें लर्नर्स से या स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ता है। इसमें जो सेकेंड पॉइंट है आस्क सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन लेसन एंड एनकरेज द लर्नर्स इन टेलिंग द करेक्ट आंसर। जो लेसन आपने क्लास में पढ़ाया है उस लेसन के बारे में आप सिंपल क्वेश्चन पूछिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, ताकि वह उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर डेलिब्रेट कर पाए। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो घबरा जाएगा। और आप क्लास में एक डायरेक्ट क्वेश्चन करें, पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन पूछें सबसे पहले, फिर उसके बाद जिससे आपको क्वेश्चन पूछना है उसका नाम लेके उसको खड़ा करके उससे क्वेश्चन पूछें। और जब किसी लर्नर ने अच्छा आंसर दिया है या फिर सही आंसर दे दिया है तो उसको आप मोटिवेट करें, उनको शाबाशी दें, उसको एक्सीलेंट बोलें कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया या फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे वह लर्नर भी मोटिवेट होगा और पूरी क्लास भी मोटिवेट होगी और क्वेश्चन पूछने से हम क्लास की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। इसमें यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ये थर्ड पॉइंट है वह एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में है आस्क द क्वेश्चन। जैसे इसमें लिखा गया है डिफाइन हाइड्रोलिक प्रेशर वाल्व, तो इसी प्रकार से आप अपने लेसन में से छोटे छोटे क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको यह पता चले आपकी जो मेन उद्देश्य था, मेन पढ़ाने का जो मोटिव था, लर्नर्स ने कितना इस नॉलेज हासिल कर लिया है, उसको क्या क्या आ रहा है और क्या क्या चीज़ें वह छोड़ दे रहा है जो पढ़ नहीं पा रहा है। फिर आप उसको अच्छी तरीके से आगे और पढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है समराइज़ ऑल की और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो भी आपने लेसन प्लान पढ़ा दिया है उसको समराइज़ करना पड़ता है, उसको दोबारा रिव्यू करना पड़ता है कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे, क्या क्या अच्छी जानकारी थी, ताकि एक लर्नर्स फिर से उसको रिवाइज़ कर ले और वो भूले ना उस चीज़ को। जैसे आपको यहाँ फोर्थ पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा समरी। समरी में हम वह सारी चीज़ें रिव्यू करते हैं जो हमने एक क्लास में पढ़ी है, जो हमने एक लेसन में हमने जो तैयारी करके आए थे, ऑब्जेक्टिव जो बनाए थे, उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना। जैसे यहाँ कनेक्ट फ्लैशबैक अरेस्टर इनटू गैस वेल्डिंग टॉर्च। हमने एक फ्लैशबैक अरेस्टर को गैस वेल्डिंग टॉर्च में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में जानकारी ली। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन तैयार करके ला सकते हैं, की पॉइंट्स तैयार करके ला सकते हैं जो आपको पूछना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आप सारे की पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समराइज़ करिए ताकि क्लास में लर्नर्स को यह पता रहे कि उसने सीखा क्या है, उसने पढ़ा क्या है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आगे वाले तो पढ़ लेते हैं, पीछे वालों को पता नहीं रह पाता कि उनका बीच में हमने क्या पढ़ लिया। पीछे मस्ती चलती रहती है, इसलिए पीछे वालों का कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। समराइज़ करने से एक बार पूरी क्लास अच्छे से उस चीज़ को समझ पाती है। उनके मेन उद्देश्य जो मेन पॉइंट है उसको जब सुनते हैं तब उनको याद करने में फिर परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं जाती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट टेस्ट यानी कि परीक्षण। इसमें पहला पॉइंट है टीचिंग विल बी कंप्लीटेड व्हेन द टेस्ट इज़ कंडक्टेड। एक पढ़ाने की प्रक्रिया, एक जो लर्निंग प्रोसेस है वह
तभी आखिरी में कंप्लीट हो पाती है जब हम उसका टेस्ट ले लेते हैं, लर्नर्स का टेस्ट लेते हैं या फिर उसका परीक्षण लेते हैं। क्योंकि हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया अच्छी रही कि नहीं रही, पढ़ाने का तरीका अच्छा था कि नहीं था, यह तभी पता चल पाता है जब लर्नर्स का रिज़ल्ट आता है, जब उनका टेस्ट लिया जाता है, उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। यह एक टीचर की एफिशिएंसी को बताता है कि लर्नर्स को वह कितना सिखा पाया, और यह एक लर्नर्स की एफिशिएंसी को बताता है कि एक लर्नर्स ने कितनी स्किल हासिल की, कितना नॉलेज हासिल कर लिया। इसमें आपको यहाँ यह दिख रहा होगा, समरी के 4th पॉइंट के बाद 5th पॉइंट टेस्ट, यानी कि ये परीक्षण जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। तो यह परीक्षण में नेक्स्ट पॉइंट है, इट वर्क एज अ टूल टू नो हाउ मच लर्नर गेन नॉलेज एंड स्किल। यह टेस्ट यानी कि परीक्षण एक टूल की तरह काम करता है, एक औजार की तरह काम करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि लर्नर्स ने कितनी नॉलेज और स्किल हासिल कर ली है। जब हम एक लर्नर्स का परीक्षण करते हैं या फिर उसको एग्जामिन करते हैं तो उसकी वह बारीकी चीज़ों को निकाला जाता है जिससे उसको सीखने में दिक्कत जा रही है या फिर उसको पढ़ने में दिक्कत जा रही है, वो किस पॉइंट में आके रुक जा रहा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उस पॉइंट को हमें क्लियर आउट करना पड़ता है, फिर आगे उसको सिखाना पड़ता है। यह इसी तरीके से टूल की तरह काम करता है कि जो मेन चीज़ है पढ़ाई और स्किल सीखना, उस स्किल सीखने को हम कितने अच्छी तरीके से बेहतर बनाएं। आगे है, इन दिस स्टेप द लर्नर्स विल आंसर टू द क्वेश्चन comprehensively by written answer and drawing diagrams, also solving problems as their own that is without anybody's help। इस स्टेप में यह बताया जा रहा है कि जब हम परीक्षण लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो इसमें लर्नर्स को कठिन क्वेश्चन भी देते हैं, लिखने वाले भी क्वेश्चन देते हैं यानी कि सब्जेक्टिव टाइप, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देते हैं, ओरली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उनको ड्राइंग बनाने को दिया जाता है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का परीक्षण लिया जाता है, और इसमें लर्नर्स खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वह किसी की हेल्प भी, किसी की मदद लिए बिना अपने टेस्ट यानी कि परीक्षण को कंप्लीट करते हैं। यह टेस्ट एक लर्नर्स की कैपेबिलिटी के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में दर्शाता है। तो इसी प्रकार से टेस्ट प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे माइनर कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का एक माइनर कंपोनेंट क्या होता है। जो मेजर कंपोनेंट्स हमने पढ़ा प्रिपरेशन, उसके अंदर कुछ माइनर कंपोनेंट आते हैं जिसको हम यहाँ से देखते हैं। यह इसमें पहला है टाइटल। तो ये हमारा एक लेसन प्लान है, ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम है, फिर उसके नीचे लेसन प्लान है, नाम, रोल नंबर, फिर डेट दी गई हुई है। फिर यहाँ जो अवेलेबल पढ़ाने का टाइम है 30 मिनट है। इसमें पहला प्रिपरेशन के अंदर अपना है टाइटल। तो इसमें जो ये टाइटल है, यह परफेक्ट नेम ऑफ अ लेसन शुड बी राइट। तो जो आपका एक लेसन प्लान है, उसी लेसन प्लान के बेस पे आपका एक परफेक्ट टाइटल होना चाहिए, जिस टाइटल को पढ़ के ही लर्नर समझ जाए कि उसको पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए आपको सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाना है, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो आप इसमें सबसे पहले अपने लेसन को चूज़ कर लेंगे। जैसे सोलर पैनल, सोलर पैनल आपका यहाँ एक टाइटल बन जाएगा। फिर उसके बारे में आप धीरे धीरे नए ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, मेन उद्देश्य जो आपको पढ़ाने हैं। तो आपका टाइटल जो होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एंड टीचिंग आउटकम्स दैट व्हाट लर्नर विल बी एबल टू नो एट द एंड ऑफ द लेसन। यहाँ जो है आपका ऑब्जेक्टिव है टाइटल के बाद सेकेंड नंबर पे, एट द एंड ऑफ दिस लेसन ट्रेनी शॉल बी एबल टू नो, यानी कि आखिरी में एक लर्नर क्या सीख पाएगा, उसको क्या क्या जानकारी मिल पाएगी। जैसे हमारे यहाँ टाइटल है यूजेज ऑफ एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वॉल्व, फ्लैश बैक अरेस्टर। इन तीनों टॉपिक को चूज़ किया गया है क्योंकि इनको पढ़ाने में यह 30 मिनट में इनको पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो आपके बड़े टॉपिक होंगे, बड़े लेसन होंगे, उनका एक ही टॉपिक यहाँ, एक ही लेसन यहाँ आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आप यह बता सकते हैं कि एक लर्नर्स आखिरी में क्या सीख पाएगा। जो आपके पास एक तय समय में जानकारी देना है, 30 मिनट में या 40 मिनट में जानकारी देना है, उसमें आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो आप क्लास में अच्छी तरीके से समझा पाएँ, पढ़ा पाएँ, वह ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इट हैव 4 ऑब्जेक्टिव्स। अभी अपन ने यहाँ देखा कि इसके अंदर ABCD 4 ऑब्जेक्टिव रहते ही रहते हैं, कम से कम 4 नहीं तो कम से कम 3 तो लिखना ही लिखना है आपको। टू टीच
A theory lesson 30 to 40 minutes may be allotted because continuous theory teaching leads to mental fatigue and decrease the rate of learning. जो हमारे पास यहाँ 30 मिनट दिया गया है या 40 मिनट दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे आप किसी क्लास को पढ़ा सकते हैं। 1 घंटे के बाद लर्नर्स परेशान हो जाएगा, फिर वो आपको परेशान करने लगेगा, सर पानी पीने जाना है, सर टॉयलेट जाना है, सर मन नहीं लग रहा, सर थोड़ी देर बाद पढ़ाइए। इसीलिए ये 30 टू 40 मिनट का एक समय तय किया जाता है ताकि लर्नर्स को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, वो परेशान ना हो और उसके जो पढ़ाई का रेट है वो कम ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पढ़ते रहने से थकान पैदा होने लग जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बीच में कोई मोटिवेशन दे सकते हैं, या फिर एक अच्छी सी स्टोरी सुना सकते हैं, या फिर क्लास में कोई कॉमेडी या फिर चुटकुला सुना सकते हैं, जिससे वापस उनकी एनर्जी लेवल बढ़ सके। इसके बाद नेक्स्ट है डोंट यूज़ अनक्लियर और एम्बिगियस वर्ड। इसमें जो अनक्लियर अस्पष्ट टाइप के वर्ड हैं वह सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें लिखा है पार्ट्स ऑफ एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर एंड इट्स यूजेस। तो आखिरी में ट्रेनी क्या जान पाएगा? एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर का पार्ट्स है उसके बारे में जान पाएगा और उसके इस्तेमाल करना जान पाएगा। अगर इसमें आप यहाँ और भी बाकी चीज़ें लिख देंगे, जैसे ही विल बी नो हाउ टू मेक एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर देन हाउ टू यूज़ इट, तो यह काफ़ी लंबा होते जाएगा। तो ऐसे वर्ड से अस्पष्ट जो वर्ड रहेंगे उनको नहीं लिखना है, ताकि आपको क्लास में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो और आपको अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी रहे। तो आप यहाँ अपने छोटे छोटे से जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उसको लिखना चाहिए, जो आखिरी में एक लर्नर सीख सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स, यानी कि शैक्षिक उपकरण। इसमें पहला पॉइंट है इट हेल्प्स टू मेक लर्निंग प्रोसेस ईजियर एंड इंटरेस्टिंग। ये जो शैक्षिक उपकरण है यह लर्निंग प्रोसेस को ईजी बना देती है, सरल बना देती है और लर्नर्स के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर देती है, जिससे वह अच्छे से सीख पाते हैं। इस टीचिंग एड में सेंसेस का उपयोग किया जाता है। कौन से सेंसेस का उपयोग किया जाता है? लर्नर्स मेनली यूजेस देयर विजुअल एंड ऑडियो सेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस। विजुअल मतलब अपनी आइज़ का प्रयोग करते हैं, आँखों का प्रयोग करते हैं, और ऑडियो सेंस यानी कि कान का प्रयोग करते हैं, सुनने की जो उनकी क्षमता है उनका प्रयोग करते हैं। तो देखने और सुनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक लर्नर्स को सिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए और सुनाने के लिए, अच्छी स्किल प्रोवाइड कराने के लिए टीचिंग एड्स आर विजुअल एड्स। कौन कौन से होंगे टीचिंग एड्स? हो सकते हैं या एक विजुअल एड्स हो सकते हैं, जिसमें फ़िल्म हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, उस लेसन के बारे में जानकारी हो सकती है, या फिर फिल्म स्ट्रिप हो सकती है, या फिर कोई स्लाइड हो सकती हैं, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, पीपीटी हो सकती है, या फिर ऑडियो हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, और अदर कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसको आप क्लास में ला सकते हैं और उसको उस दिन का जो लेसन है उसके हिसाब से आप उसको दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके लर्नर्स को एक अच्छा नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ इसमें दिख रहा होगा, थर्ड पॉइंट है टीचिंग एड्स। इसमें हमें पढ़ाने के लिए वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का ज़माना तो अब चला गया जिसमें चॉक से लिखा जाता था, अब वाइट बोर्ड आ गए। टेम्पररी मार्कर जिसको मिटाया जा सके उसको मिटाने के लिए डस्टर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, पॉइंटर, या फिर स्मार्ट बोर्ड जो आजकल सभी आईटीआई में यूज़ किया जाने वाला है। सभी आईटीआई जितने आपके क्षेत्र में होंगे, कहीं भी होंगी, उसको मॉडिफाई करके एक अच्छा स्किल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है और उसमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमें अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उन सभी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। वह सभी सारी चीज़ें टीचिंग एड्स के अंदर आ जाएंगी और इसी के साथ साथ आपको अपना रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़े तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो निमी ऑनलाइन में डली रहती हैं। और आप साथ ही साथ सारी जानकारी को आप खुद ही बना सकते हैं, खुद ही अपना एक वीडियो या फिर खुद ही पावर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही ये सब जानकारी है, अच्छी जानकारी है, या फिर ऑनलाइन डली हुई है या फिर नीवी पे डली हुई है, तो वह जानकारी आप उसको वहाँ से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं और डायरेक्टली स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो यहाँ ये टीचिंग एड्स के बारे में हमने जाना। फिर इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। इन दिस प्रोसेस लर्नर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन ऑफ द डे।
इस प्रोसेस में हमने जो लेसन तैयार किया है, एक दिन का जो लेसन प्लान तैयार किया है, उसमें लर्नर्स को सिखाने के लिए उसको तैयार करना, उसके बारे में नॉलेज देना, वह लेसन वह टॉपिक के बारे में जानकारी देना, यह इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। यहाँ जो इंट्रोडक्शन परिचय है वह 5 प्रकार के हैं। इसमें पहला पॉइंट है रिवाइजनरी और रिव्यू, संशोधन या समीक्षा, टू लुक बैक और रिमेम्बरिंग योर प्रीवियस लेसन। इसमें क्या होता है कि जो आज हम लेसन लेने वाले हैं वह लेसन पिछले लेसन से कनेक्ट होना चाहिए। हमें पिछला लेसन रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और उनसे लर्नर से क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनको पिछला कितना पता है, फिर उस हिसाब से आज का लेसन हमें स्टार्ट करना चाहिए और वह महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए जो हमें आज देनी है। फिर इसके बाद है एनेक्डोट यानी कि उपाख्यान, टेल अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द लेसन। अगर आप इंट्रोडक्शन में ये सेकंड पॉइंट यूज़ करेंगे उपाख्यान एनेक्डोट, तो इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी यानी कि इंटरेस्टिंग, जिसमें जिसको सुनाए तो वह लर्नर्स इंटरेस्ट उसका जाग जाए, उस स्टोरी को सुनने में उसका इंटरेस्ट आ जाए। जैसे आप टेस्ला के बारे में बताएंगे कि उन्होंने एक मैग्नेट लिया और उसको फेंका और वो मैग्नेट कॉइल के अंदर से होके गुजरी, तो उनको पता चला कि करंट कैसे बनता है। तो इस प्रकार से आप एक छोटी सी स्टोरी बता सकते हैं जिससे एक लर्नर्स का इंटरेस्ट जागे। उनके बाद है सी पॉइंट एनालॉगी यानी कि समानता। यह पॉइंट अगर आप ये इंट्रोडक्शन परिचय आप यूज़ करेंगे तो इसमें कंपेयर योर टुडे लेसन विद योर प्रीवियस लेसन, जो आपने पिछला पढ़ाया और जो आज आप पढ़ाने वाले हैं उनको कंपेयर करेंगे कि पिछले हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ली थी, क्या क्या जानकारी ली थी, और वह इन्फॉर्मेशन से मेन इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से उठाएंगे और आप अपने लेसन में डालेंगे और बताएंगे पिछला हमने ये पढ़ा था और आज हम उसी बेस पे यह जानकारी लेने वाले हैं। तो पिछले लेसन से आपको जो आज का लेसन है उसको कंपेयर करेंगे और सारी जानकारी पिछले लेसन से और आज के लेसन की जानकारी आप कनेक्ट कर देंगे ताकि पिछले से आज तक उसको सब समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट है डी पॉइंट टॉपिकल यानी कि सामयिक, कनेक्ट योर प्रीवियस लेसन टू प्रेजेंट लेसन। जो आपने प्रीवियस लेसन पढ़ाया है, जो आपने प्रीवियस टॉपिक ले लिया है, उसको आप अपने इसी टॉपिक से जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले उसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आपने पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी, तो आज आप क्या पढ़ाएंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जनरेट किया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पिछला टॉपिक, आज का टॉपिक और आगे आने वाले लेसन के टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, शॉक यानी कि झटका। इसमें आपको ऐसा पॉइंट बताना है, ऐसी जानकारी देनी है, ऐसा इंट्रोडक्शन देना है कि लर्नर शॉक हो जाए कि अरे वाह ऐसा भी हो सकता है। तो टेल डायनेमिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लेसन और टॉपिक इन विच लर्नर्स गेट एंथुजियाज्म एंड टेक अ हाई इंटरेस्ट टू लर्न। जिसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप स्कूल में रहे होंगे जब 9th या 10th में, तो आपको एक स्टोरी बताई गई होगी कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के सर पे एक सेब गिरा और सेब गिरने के बाद कैसे उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का निर्माण कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दी और उसी सिद्धांत पे आज सारी दुनिया चल रही है। तो जब आप ये सेब की कहानी पढ़े तो आपके मन में एक झटका सा लगा, एक शॉक लगा, एक डायनेमिक फीलिंग आई कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसे किसी चीज़ की खोज हुई, इतने सरल तरीके से किसी चीज़ की खोज हुई। तो ऐसा इंट्रोडक्शन आपको क्लास में देना चाहिए कि एक उनके अंदर पढ़ने की रुचि, इंटरेस्ट जाग जाए, उनको एक अंदर से शौक लगे कि हाँ अब मैं भी वह चीज़ करके दिखा सकता हूँ या मैं भी वह चीज़ करके दिखा सकती हूँ। तो यह इंट्रोडक्शन के 5 पॉइंट थे जिनको हमने समझा। तो इसके बाद देखेंगे अब अपन नेक्स्ट पॉइंट रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है कि टू चेक मेंटल प्रेजेंस ऑफ अ लर्नर देन आस्क सम क्वेश्चन ऑन प्रीवियस लेसन। रिव्यू क्या होता है कि जो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट पढ़ा था रिव्यू, वही चीज़ यहाँ उठ के इसमें आ जाती है कि एक लर्नर्स का मेंटल माइंड ऑफ प्रेजेंस चेक करने के लिए उसने पिछला कितना याद कर लिया, कितनी तेज़ गति से वह सीख पा रहा है। तो उन्हीं सब लर्नर से क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें जिससे यह पता चल पाए कि हाँ उसने वह जानकारी ली, उसको थोड़ा बहुत भी पता है, थोड़ी बहुत जानकारी भी उसने सीख ली, तो चलो चल जाएगा।
तो प्रीवियस लेसन को हम वहाँ थोड़ा रिव्यू कर लेंगे और फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेसन है जो आज आपको पढ़ाना है, उस पढ़ाई को, उस लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी टीचिंग प्रोसेस में तो कोई कमी नहीं आ रही है या फिर लर्नर्स के सीखने में तो कोई कमी नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उस कमी को दूर कर पाएँ, इसलिए यह रिव्यू पॉइंट को रखा गया है। इसमें अगर हम रिव्यू देखें तो इंट्रोडक्शन के अंदर यह रिव्यू है। रिव्यू में हमने पूछा कि लो प्रेशर जनरेटर कितने किलोग्राम का होता है या फिर कितने लीटर प्रति मिनट की दर से गैस रिलीज़ करता है। तो यहाँ ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर ए पॉइंट रिव्यू है। रिव्यू में आपको अपने पिछला जो याद किया है, पिछला जो पढ़ाया है, उसमें छोटे छोटे पॉइंट पूछना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, एक दो ठे। फिर उसी के बाद बी पॉइंट आता है मोटिवेशन टेल इंटरेस्टिंग थिंग ऑन योर लेसन और टॉपिक इन विच लर्नर्स टेक एन इंटरेस्ट टू लर्न। इस मोटिवेशन प्रोसेस में या फिर प्रेरणा प्रोसेस में जो आपका लेसन होगा, उस लेसन के बारे में आपको बताना है, उससे जुड़े कोई चीज़ बतानी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपका अगर एक टॉपिक होगा या लेसन होगा तो उसके बारे में आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों महत्वपूर्ण है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं हो पाता, इसलिए वह हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे सारे काम रुक जाएंगे। इस प्रकार से आप मोटिवेशन दे सकते हैं। जैसे इसमें अपन ने यहाँ बी पॉइंट देखा था, इसमें वेल्डिंग के बारे में दिया है। वेल्डिंग प्रोसेस इज़ यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल एरिया और नॉन इंडस्ट्रियल एरिया। वेल्डिंग प्रोसेस हर जगत में यूज़ की जाती है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे नॉन इंडस्ट्रियल, जैसे घर हो गए, घर की ग्रिल बनानी है। तो इस प्रकार से जब आप उस स्किल के बारे में बताएंगे, लेसन के बारे में बताएंगे, तो लर्नर्स की जानने की क्षमता और बढ़ेगी, उनके सीखने की रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट जग जाएगा मोटिवेशन से। और यह जो मोटिवेशन है वह एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि बाह्य प्रेरणा है। बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मतलब होता है कि हम किसी कार्य के लिए या जॉब के लिए उसको फोर्स करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। यह मोटिवेशन देने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको एक अलग से और मोटिवेशन देना चाहिए क्लास में, तो आप इंस्ट्रिंसिक जो अपन ने मोटिवेशन चैप्टर में पढ़ा था, आंतरिक प्रेरणा दे सकते हो, जिससे उनके अंदर एक उत्तेजना जगती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, जिनमें उन्हें उनकी रुचि रहती है वह चीज़ सीखते हैं। और इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का यह उद्देश्य रहता है कि इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि वह उस चीज़ को हासिल कर पाए, उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो पाए, जिस कार्य के लिए, जिस चीज़ को वह सीखना चाहता है। और जो आंतरिक जो मोटिवेशन का उद्देश्य रहता है वह उसके एन्जॉयमेंट के लिए रहता है, वो उसको अंदर से खुशी प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से खुश रहेगा तो वो हर चीज़ को सीखने में सफल हो पाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन। यह मेजर पॉइंट में प्रेजेंटेशन अपन ने देखा था। इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी इनके माइनर पॉइंट आते हैं। तो इसमें अपन ने यहाँ देखा प्रेजेंटेशन के अंदर टॉपिक रहता है। आप अपने छोटे छोटे टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं जो आपको स्मार्ट बोर्ड में लिखना है या वाइट बोर्ड में लिखना है, जो पढ़ाना है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत आते हैं इन्फॉर्मेशन। पहले अपन टॉपिक को समझ लेते हैं। टेक अ मेन पॉइंट्स फ्रॉम योर लेसन विच यू वांट टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू योर क्लास। इसमें वह मेन पॉइंट लिखते हैं, वह मेन टॉपिक लिख देते हैं जिसको हम क्लास में पढ़ाएंगे और उसी टॉपिक के सहारे हम आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन पॉइंट, यानी कि सूचना बिंदु। इन्फॉर्मेशन पॉइंट में यूज़ की वर्ड्स राइट लाइक अ टेलीग्राफ मैसेज। इसमें आपको एक लंबी सी चीज़ नहीं लिखनी है। जैसे यहाँ लिख दिया गया है, गैस प्यूरीफायर एज एन इक्विपमेंट विच वी यूज़ इट टू प्यूरीफाई इम्प्योर एसिटिलीन। ये यहाँ पास गलत हो गया। यहाँ पास आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट में छोटी छोटी पॉइंट लिखनी है, जैसे गैस प्यूरीफायर, फिर उसके बाद लिख सकते हैं देयर इक्विपमेंट, फिर उसके बाद लिख सकते हैं प्रोसीजर टू प्योरीफाई एसिटिलीन गैस। ऐसे करके आप छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हैं और यह आपका एक टेलीग्राफिक मैसेज के टाइप होना चाहिए। आपने टेलीग्राफिक मैसेज आपको पता होगा, जो पहले कई सालों पहले यूज़ किया जाता था, जिसमें एक बटन लगी होती थी, वो पीतल का होता था, उसमें बटन पुश किया जाता था, उसकी कोडिंग और डिकोडिंग की जाती थी कि कितने बार दबाने पर ए आएगा, कितने बार दबाने पे बी आएगा। इसको टेलीग्राफिक मैसेज बोला जाता है। तो आपका भी जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट होंगे वो टेलीग्राफिक मैसेज टाइप होंगे, जो सिर्फ आपको ही समझ में आएंगे।
क्योंकि जब आप सिखाने इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी कम होती है, आप वो सारी चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे जो आपको पढ़ाना है। इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट को लिखिए, फिर आप उसको वाइट बोर्ड में जाके मार्कर से लिखिए, उसके सारी चीज़ों को डिटेल से समझाइए। तो इस इंफॉर्मेशन पॉइंट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ सिंबल्स एंड एब्रीविएशन। आप किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे CITS, CTS। ये क्या है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। और इसमें आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का सिंबल बना सकते हैं इंफॉर्मेशन पॉइंट में, जो आपको ज़रूरी लगे। फिर इसमें आप राइट दोज थिंग्स विच इज़ कॉम्प्लेक्स टू रिमेंबर, लाइक फार्मूलाज, यूनिट्स, स्केल्स एंड डेट, ETC। इसमें आप वह सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं जिसको याद करने में कठिन होता है, जो बार बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि हर किसी के मन में अलग अलग मेंटली टेंशन रहती है, वो कैसे आया है सुबह, किस तैयारी से आया है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, और जो फार्मूला, यूनिट, स्केल्स जो रहती हैं, डेट रहती हैं किसी भी चीज़ की, तो उनको याद करना उस समय पे मुश्किल हो पाता है। इसलिए ये चीज़ें हमें लिख लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें किसी भी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपकी जो कॉम्प्लेक्स रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए कठिन है, उनको आप लिख के ले आइए और उनको अच्छी तरीके से डिटेल में समझा दीजिए। तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन पॉइंट। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट हिंट, तत्काल संकेत। राइट हिंट्स सच एज कोड, सिंबल्स और सिंपल डायग्राम टू अट्रैक्ट द लर्नर्स अटेंशन एंड मेक इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव एज पॉसिबल। तो स्पॉट हिंट में वह सारी चीज़ें लिखनी है, वह सारी चीज़ें बनानी है या फिर इंक्लूड करनी है जो पढ़ाते समय हमारी मदद कर सके। इस स्पॉट हिंट के द्वारा हमें यह पता चल पाएगा किस समय हमें चार्ट का उपयोग करना है, किस समय हमें प्रोजेक्टर का यूज़ करना है, किस समय हमें वाइट बोर्ड में ड्राइंग बनाना है, किस समय हमें मॉडल के माध्यम से समझाना है। तो यह स्पॉट हिंट, तत्काल संकेत, इसी प्रकार से हमारी मदद करते हैं एक लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्पॉट हिंट दिया गया है। स्पॉट हिंट में टॉपिक लेने के बाद, टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझाने के बाद, उस टॉपिक के लिए हमें क्या यूज़ करना है, उस टॉपिक या फिर इन्फॉर्मेशन को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, चार्ट के माध्यम से पढ़ाना है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना है, यहाँ लिख देते हैं। या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ AQ लिख देंगे। जैसे यहाँ AQ अगर अपन ने लिख दिया, यानी कि आस्क क्वेश्चन। जैसे यहाँ चार्ट है तो यहाँ C भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ AQ लिखने के बाद हमें यह पता चलेगा, इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमें एक क्वेश्चन पूछना है, ताकि यह पता चल सके लर्नर्स ने उस चीज़ को सीखा है या नहीं, या फिर कितना वह सीख पा रहा है। या फिर कोई डायग्राम बना सकते हैं स्पॉट हिंट में, जैसे ये हो गया। या फिर स्पॉट हिंट में अपनी कोई ज़रूरी जानकारी लिख सकते हैं जो आपको समझाना है, जैसे नट असेंबली क्या होती है, कनेक्टिंग टॉर्च थ्रेड क्या होती है, सीटिंग कैप क्या होती है, गैस लाइट, चेक नट वॉल्व असेंबली, निक्रोम स्टील। तो ऐसे आप अपने स्पॉट हिंट में वह सारी जानकारी डाल सकते हैं जो आपको पढ़ाने के लिए आपकी मदद करे और आपको यह बता सके कि किस समय में किस चीज़ का उपयोग करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग। इसमें बताया जा रहा है कि टू नो द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर शुड आस्क द सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन टॉपिक। कि हमने जो ये यहाँ प्रोसेस कंप्लीट की, प्रिपरेशन, तैयारी करने के बाद उसको प्रेजेंट किया लर्नर्स के सामने। प्रेजेंट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। एक लर्नर्स ने कितना सीख लिया है, वह किस तरीके से स्किल को अपने जीवन में उतार रहा है, किस जो हमने उसको पढ़ाया है वह किस तरीके से उस जानकारी को अपने अंदर ले रहा है, वह कितना सीख रहा है। तो उसके लिए हमें आस्क द क्वेश्चन, एप्लीकेशन में क्या होता है, आस्क क्वेश्चन। तो अगर हमें यह जानकारी लेनी है लर्नर्स ने या फिर अपनी क्लास ने कितना सीख लिया है, तो हमें क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चनिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछने से हमें यह पता चलेगा कि लर्नर्स कितना सीख रहा है। तो यह क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है, किस काम आते हैं, इसका कार्य क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है इट क्लियर्स द डाउट ऑफ लर्नर्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें यह पता चलता है कि लर्नर्स को उस चीज़ के बारे में पता है या नहीं। क्वेश्चन पूछने से एक लर्नर्स का डाउट, मन में जो शंका पैदा हुई है, डाउट पैदा हुआ है, वह क्लियर हो जाता है।
और साथ ही साथ पूरी क्लास का डाउट क्लियर हो जाता है और लर्नर्स खुद एफर्ट लेने लगते हैं उस क्वेश्चन को पूछने के लिए, उसके अंदर जो जान क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं वह क्वेश्चन की जानकारी लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पूछने के बाद रिमेंबर टू रिसीव द आंसर यस नोडिंग योर हेड। जब आपकी ये टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, आप एप्लीकेशन में अनुप्रयोग में आते हैं, तो आपका एक तरीका होता है, एक क्वेश्चन पूछने का टेक्निक होती है क्वेश्चन पूछने की। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता। क्लास में हर एक स्टूडेंट की मेंटालिटी चेक की जाती है और उसी हिसाब से उससे सरल या फिर कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर वह ज़रूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हमें यह पता चल सके उसने कितना सीखा। जब हम क्लास में क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं, फिर उस क्वेश्चन को पूछने के बाद हर एक स्टूडेंट का नाम लेके उसको उठा के क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बन पाए। लर्नर्स के जिसका नाम लिया गया है उसके ऊपर प्रेशर बने और वह उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। और जब वह लर्नर्स इसका आंसर देगा तो आपको अपना सिर हिलाना है, उसको नोडिंग योर हेड, आपको अपना सिर हिलाना है और बताना है, यह दर्शाना है कि हाँ आप उसको सुन रहे हैं, ताकि वह अपना एफ़र्ट डाले क्वेश्चन को याद करने में, उसको रिव्यू करने में, उसको आपको डिस्क्राइब करने में। और साथ ही साथ आपका एक अच्छा आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। और अगर किसी लर्नर्स ने अच्छा आंसर दिया है, वह किसी क्वेश्चन का आंसर देने में सफल हो पाया है, तो उसको आपको प्रेज़ करना चाहिए, उसको गुड बोलना चाहिए, उसको वेरी गुड बोलना चाहिए, एक्सीलेंट बोलना चाहिए, उसका क्लास में सम्मान देना चाहिए। इससे वह मोटिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ पूरी क्लास भी मोटिवेट रहेगी, कितने अच्छे सर हैं, हमको इतना प्रेज़ करते हैं, हमारी इतनी चिंता करते हैं। फिर जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, आंसर सबका मिल जाएगा या फिर सही आंसर मिल जाएगा, तो आपको फिर उस आंसर को रिपीट भी करना है। रिपीट करने से यह क्या पता चलेगा कि हाँ, ये लर्नर्स कन्फर्म हो जाएंगे कि जो हमने आंसर दिया है, सर ने भी उसको रिपीट किया, मतलब यह कन्फर्म हो गया कि आंसर सही है। रिपीट करने का मतलब यही होता है कि कन्फर्मेशन देना, जो आपने आंसर दिया वो सही है। अगर लर्नर्स का आंसर सही नहीं होगा तो आपको उस आंसर को सही करना पड़ेगा और अच्छे से पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो यह था एप्लीकेशन जो अपन ने यहाँ देखा। एप्लीकेशन में 4 पॉइंट है, A B C D, इसमें आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं ज़रूरी। उसके बाद आता है समरी। समरी यानी कि सारांश। समराइज़ और ब्रीफली टेल अबाउट योर लेसन विच यू टॉट इन द क्लास। आपने अपने लेसन के बारे में जितनी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं उसको फिर एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, उसको समराइज़ करना पड़ेगा, उसको छोटे रूप में समझाना पड़ेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़ ली हैं, कैसी कैसी चीज़ें पढ़ ली हैं, पिछले हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो उससे आज ये कनेक्ट थी। इसके बारे में जो जो जानकारी दी गई उसको आप शॉर्ट में समझाना पड़ेगा क्लास में। फिर क्लास में समझाने के बाद एक टेस्ट कंडक्ट करवाना पड़ता है, यानी कि परीक्षण। यहाँ आपको दिख रहा होगा, समरी के बाद है टेस्ट। पूरी चीज़ें पढ़ा देने के बाद, समराइज़ करने के बाद आप टेस्ट लेंगे। टेस्ट आप लेसन प्लान में कैसे ले सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड में या फिर वाइट बोर्ड में आप क्वेश्चन लिख देंगे, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कर देंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ओरल टाइप भी हो सकते हैं। क्लास में आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, एम्पियर मीटर क्या है। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है तो, या तो फिर आप अपने टॉपिक के हिसाब से कोई क्वेश्चन चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट यानी कि कार्यभार। एक लेसन प्लान कंप्लीट होने के बाद लास्ट में उनको असाइनमेंट देना चाहिए। गिव असाइनमेंट और होमवर्क ऑन रिलेटेड टॉपिक्स लाइक राइट 10 क्वेश्चन एंड देयर आंसर, प्रिपेयर चार्ट और मेक पीपीटी ईटीसी। तो इसमें जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का मेन उद्देश्य क्या है, जो आज हमने लेसन प्लान पढ़ाया उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ले सके लर्नर्स, वह चीज़ को वह भूले ना, इसलिए हमें असाइनमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। उसको कहा जाएगा आप एक पीपीटी बना के लाइए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो लिखिए, या फिर आप 10 क्वेश्चन लिख के लाइए लेसन में से, या फिर कोई चार्ट बना के लाइए,
या फिर एक छोटा सा मॉडल तैयार करके लाइए। उसको कोई बड़ा काम नहीं देना है, छोटे छोटे काम देना है। एक मेन उद्देश्य जो पूरा है करना है, अपना थ्योरी सिखाना और स्किल सिखाना, वो उस उद्देश्य को पूरा कर सके। इसलिए आप छोटे छोटे असाइनमेंट देंगे जिससे उसका हॉस्टल या घर में ध्यान न भटके, उसका कार्य में मन लगे रहे, उसका पढ़ाई में मन लगे रहे। जब किसी चीज़ को दिल लगा के करते हैं या मन लगा के करते हैं तो आगे हमें उसके बारे में जानकारी लेने की और इच्छा पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट या फिर रुचि जाग जाती है। यह असाइनमेंट इस चीज़ में काफ़ी मदद करता है और जो पिछला पढ़ा हुआ रहता है वह उसको अच्छी तरीके से याद रहता है। इसीलिए बोला जाता है लर्न बाय हार्ट, दिल से पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट लेसन। इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा असाइनमेंट के बाद अपना है ये नेक्स्ट लेसन, लेकिन इससे पहले इसमें यहाँ दिया गया है इनवाइट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेनी एनी डाउट। तो यहाँ इनवाइट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेनी का मतलब है कि आप ट्रेनी से पूछिए, अपने लर्नर से पूछिए आज जो आपने पढ़ा उसमें आपको क्या दिक्कत आई, क्या नहीं समझ में आया। इसीलिए इस पॉइंट को लास्ट में दिया गया है, सबसे आखिरी में दिया गया है कि अपन ने जो लेसन प्लान पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, एक थ्योरी जो समझा दी गई है, तो आखिरी में जो जो चीज़ें उसको समझ में आई, लर्नर्स को जो जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसके बारे में अपने डाउट को क्लियर करे, क्या नहीं समझ में आया और उसको आगे क्या जानकारी समझना है, क्या जानकारी लेने की इच्छा हो रही है, किस पॉइंट के वह बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो आखिरी में क्वेश्चन पूछने के बाद, उनके डाउट क्लियर करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेसन सी। यह नेक्स्ट लेसन शुड बी कनेक्टेड विद प्रेजेंट लेसन एंड प्रेजेंट लेसन शुड बी कनेक्टेड विद प्रीवियस लेसन एंड इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट लेसन देन गो विद बेसिक नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लर्नर्स। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हम नेक्स्ट लेसन लेंगे, अगला पार्ट जो लेंगे वह आज के लेसन से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब जो हमने आज इन्फॉर्मेशन दी है लर्नर्स को, उसी बेस पर हम अपना नेक्स्ट लेसन चूज़ करेंगे, नेक्स्ट लेसन सेलेक्ट करेंगे। यानी कि बेसिक नॉलेज से लेकर कॉम्प्लेक्स नॉलेज तक ऐसे सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि आपने देखा सी पॉइंट जो था नेक्स्ट लेसन था, यहाँ यह लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आपको अपने पीओटी टीचर से चेक करवाना पड़ता है, क्योंकि एक पीओटी का सब्जेक्ट में के अंतर्गत आता है, और चेक्ड बाय ट्रेनिंग ऑफिसर और ट्रेड एक्सपर्ट। जो आपके ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे, ट्रेड एक्सपर्ट होंगे, उससे आपको चेक करवाना पड़ेगा। जो इंस्ट्रक्टर होंगे आपको या फिर उनसे चेक करवाना पड़ेगा, या फिर जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे उनसे आप चेक करवा सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के एडवांटेज क्या हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। इससे हम मच टाइम सेव्ड, इससे हमारा अधिक से अधिक समय बच पाता है। वर्क डन इन प्लान्ड मैनर्स, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए हम एक अच्छा प्लान तैयार कर पाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा पाते हैं इस लेसन प्लान के द्वारा। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टीचिंग एड्स। जब हम एक लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हमें उस टॉपिक से रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें टीचिंग एड्स में यूज़ करनी है। जहाँ चार्ट यूज़ करना है वहाँ चार्ट, जहाँ प्रोजेक्टर वहाँ प्रोजेक्टर, जहाँ कंप्यूटर यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है वहाँ लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में उस चीज़ को सेलेक्ट करने में मदद मिलती है जो हमें पढ़ाने के लिए सूटेबल होंगी। ऐसा थोड़ा ना कि आप लैपटॉप भी ले गए, कंप्यूटर भी ले गए, प्रोजेक्टर भी चालू कर दिए, फिल्म भी दिखाने लगे, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी खोल के धर दिए। ऐसा नहीं, जिस जगह पे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को लेसन प्लान में लिखना और वही चीज़ें वहाँ पढ़ाना। जैसे हमने यहाँ देखा था स्पॉट हिंट में हमें कहाँ चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ आस्क क्वेश्चनिंग करना है, कहाँ ड्राइंग बनानी है, उसी हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ता है सूटेबल टीचिंग एड्स का। इसके बाद है अननेसेसरी टीचिंग इज़ अवॉइडेड। जो अननेसेसरी टीचिंग है जिससे हमारा समय ख़राब होता है, जो फालतू की बातें हम क्लास में चालू कर देते हैं या फिर कोई कहानी बताने लगते हैं बड़ी बड़ी, तो अननेसेसरी टीचिंग को हटा देते हैं। हटाने में इस लेसन प्लान से मदद मिलती है और हम ज़रूरी चीज़ें जैसे मोटिवेशन, मेन ऑब्जेक्टिव्स, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ाते हैं और अपने पढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करते हैं।
फिर इसके बाद बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट। लेसन प्लान के द्वारा हम एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता रहता है क्या क्या पढ़ाना है तो उसी हिसाब से उसी स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं लर्नर्स को पढ़ाने के लिए, उनको सीखने के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग। जो जितने भी हम लेसन प्लान या फिर डेमो प्लान बनाते हैं, एक रिकॉर्ड की तरह काम में आता है। उसको हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्ड आपके इंस्टीट्यूट में रखा जाता है कि किस दिन पे आपने क्या पढ़ाया, कोई किस दिन पे आपने लेसन प्लान लिया, किस दिन पे आपने डेमोन्स्ट्रेशन प्लान लिया, उसका टॉपिक क्या था, उसका लेसन क्या था, उसकी यूनिट क्या थी। यह सभी एक रिकॉर्ड की तरह से काम करता है यह लेसन प्लान। यहाँ हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास 2.4.02 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक। प्रश्नों और प्रश्न करने की तकनीक क्या होती है।